हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एचयूएफ के फाइनल पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने ये सीखा कि एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ कैसे क्रिएट किया जाता है, एचयूएफ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे एचयूएफ बनता है, उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और एचयूएफ कौन कौन सोर्सेज से इनकम अर्न करता है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि एचयूएफ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके टैक्स कैलकुलेशन को भी सीखेंगे और साथ ही साथ इसके डीमेरिट्स को भी हम लोग डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फाइनल पार्ट को। अभी हमने बहुत सारी बातें करी एचयूएफ के बारे में, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे एचयूएफ का बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, कि सारी फैमिली जो कंबाइंड फैमिली है उनका कोई कंबाइंड बिजनेस है, कोई कंबाइंड सोर्सेज हैं, उसको कंटिन्यू किया जा सकते हैं। लॉन्ग रन में उनको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं बहुत सारे। आज के टाइम में जब ये फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है तो इसके बेनिफिट्स लोगों अब धीरे धीरे फेज आउट होता जा रहा है, लोग अब इग्नोर करते जा रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। बट फिर भी हम लोग एक टैक्स बेनिफिट जो काफी लिक्रेटिव बेनिफिट्स इसका है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे एचयूएफ जो है आपको काफी बड़ा टैक्स बेनिफिट देता है। बीइंग चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, आप इसमें काफी बड़ा टैक्स सेविंग कर सकते हो लॉन्ग रन में। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये है मिस्टर शर्मा और इन्होंने एचयूएफ नहीं किया हुआ, ये है विदाउट एचयूएफ और इनकी जो इनकम है वो सारी इनकी इंडिविजुअल इनकम है। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहां पे जो शर्मा है और इन्होंने साथ ही साथ एक एचयूएफ भी खोला हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि शर्मा अपनी इनकम अपनी रखते हैं, एचयूएफ को उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सैलरी है शर्मा की 5 लाख, ठीक है, तो और उनकी सैलरी है, साथ ही साथ उनको कोई प्रॉपर्टी से रेंट आता है, वो आता है 4 लाख। हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं तो टोटल जो इनकम हो गई इनकी 9 लाख हो गई। दूसरे सिनेरियो में क्या करते हैं, शर्मा अपनी सैलरी इनकम जो 5 लाख है वो तो अपनी ही इनकम है उनकी, बट जो रेंट की इनकम है वो यहां पे एचयूएफ के नाम पे शो करते हैं, एचयूएफ को दे रखा है प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ, इनकी इनकम डिवाइड हो गई, सैलरी इनकम शर्मा के नाम पे हो गई और एचयूएफ पे रेंट की इनकम हो गई। यहां पे एचयूएफ जो होता है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, एक लीगल एंटिटी होता है और वो भी उतने ही टैक्स सेविंग कर सकता है जितना एक इंडिविजुअल हम और आप। तो अब देखते हैं यहां पे कि टोटल जो टैक्सेबल इनकम है यहां पे मिस्टर शर्मा की 5 लाख ही रह गई और उन्होंने जो एंटिटी क्रिएट करी थी एचयूएफ, उसकी इनकम हो गई 4 लाख। अब जो टैक्सेबल के लिए 5 लाख पे टैक्स लगेगा और इन पे 4 लाख की। अब हमें आप सबको पता ही है कि अगर हम लोग टैक्स जो बेनिफिट लेना चाहते हैं बहुत सारे सेविंग के थ्रू, तो अगर टैक्स में जो बेनिफिट लेते हैं, सबसे पहले बात करें 80C, तो आप 1,50,000 तक आप 80C में बचा सकते हो, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें 80CCD एनपीएस की, तो एनपीएस में कोई भी 50,000 तक का सेविंग कर सकता है। यहां पे ये भी 80C में 1.5 लाख की सेविंग कर सकते हैं और साथ ही साथ ये एचयूएफ भी 1.5 लाख की सेविंग 80C में कर सकता है और ये भी एनपीएस में 50,000 की सेविंग और ये भी एनपीएस में 50,000 की सेविंग कर सकते हैं। और यहां पे अगर मान लीजिए बात करें 80D कोई मेडिकल की, तो इन्होंने 25,000 की सेविंग करी है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे वो भी 25,000 की सेविंग कर रहे हैं और यहां पे एचयूएफ भी 25,000 की सेविंग कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं टोटल कि किसकी कितनी फाइनल सेविंग के बाद टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो यहां पे बात करते हैं 225, अगर घटाते हैं 9 में तो 675 लाख, ये हो गया टैक्सेबल इनकम, ठीक है। और यहां पे टैक्सेबल की बात करते हैं 225 घटाते हैं तो 275 क्या होगा, ये टैक्सेबल हो गया। और यहां पे अगर घटता है 225 तो 175, तो कहने का मतलब यहां पे जो टैक्सेबल इनकम है इनकी 675 रह गई। यहां पे इन्होंने अपनी इनकम को डिवाइड किया एचयूएफ और अपने में, तो इनकी 275 और 175। अभी हम लोग टैक्स अप्लाई करके भी देखते हैं, तो टैक्सेबल इनका इसका 675, इसका 275, इसका 175 हो गया। अब जो टैक्स की बात करते हैं हम लोग 0 to 2.5 आपका नील है, ठीक है। 2.5 to 5 लाख जो है वो 5% है, ठीक है। 5 लाख to 10 लाख जो है 20% है
और 10 लाख से अबव जो है वो 30%। अब यहाँ पे बात करते हैं 6,75,000 में 2,50,000 का नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ये लगेगा नील, ठीक है। पहला 2.5 लाख, तो बचा आपका 4,25,000, और 4,25,000 में 2,50,000 निकाल दें, जो फर्स्ट होगा जिसका लगेगा 5%। तो अगर 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500, तो पहला लगा 12,500। अब बचा जो, तो पहला 2,50,000 पे कितना लगा, 5% 12,500, और लास्ट के 1,75,000 पे लगा कितना, 20%। तो 1,75,000 पे 20% होगा 35,000। तो इसने जो टोटल टैक्स पे किया वो पे किया 47,000। होप आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। इसकी जो टोटल इनकम थी वो 9 लाख थी। 9 लाख में उसने 80C में जो भी इन्वेस्टमेंट किया 1.5 लाख की, 80D कोई NPS लिया हुआ, सेविंग्स प्लान लिया हुआ है, पेंशन प्लान लिया हुआ 50,000 का, और उसने कोई मेडिक्लेम लिया है 25,000 का। तो टोटल 2,25,000 का इसने सेविंग्स करी, तो वो आया 6,75,000, जिसमें 2.5 लाख तक का उसका नील है, और बाकी 4,25,000 में इसमें पहले 2.5 लाख के 12,500 लगे 5% के हिसाब से, और उसका रेस्ट अमाउंट जो बचा उस पर 20% लगा 35,000। तो टोटल जो होगा उसके चार्जेस, जो टैक्स बनता है लाइबिलिटी, वो बनता है 47,000। अब हम लोग बात करते हैं, शर्मा जी ने HUF क्रिएट किया और अपनी इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पे जो उनकी टैक्सेबल इनकम थी 2,75,000, और जिसमें 0 to 2.5 लाख फ्री है। तो यहाँ पे अगर माइनस करते हैं 2,50,000, तो बचा कितना, टोटल टैक्सेबल इनकम 25,000। अब 25,000 में जो बात करते हैं उसमें 5% के हिसाब से लगता है, तो 25,000 का 5% हो गया 1,250 रुपए, मतलब 1,250 इनको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 1,75,000, तो 0 to 2.5 लाख तक नील है, तो इसलिए इनकी टैक्स लायबिलिटी नील होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा जी ने अगर HUF क्रिएट किया तो उनको सिर्फ 1,250 रुपए का ही टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि बिना क्रिएट किए HUF उनकी टोटल इनकम अगर उनमें ही कैलकुलेट हो रही है, उनके में ही क्लब हो रही है, तो टोटल जो होगा वो 47,000 का उनको टैक्स देना पड़ रहा है। ये केवल यही एग्जांपल है, बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑप्शंस। मैंने इजी करने के लिए केवल 3 एग्जांपल लिए, जो मेजर जो टैक्स बेनिफिट्स लोग लेते हैं वही मैंने दिया, और ये आपको एग्जांपल से थ्रू लाइव बताया। ये सारे बेनिफिट्स हैं HUF के। कोई भी पर्सन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट करता है वो ये सारे बेनिफिट्स ले सकता है। होप आपको इस कैलकुलेशन से आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आया होगा। तो अभी हमने HUF के बारे में बात किया, HUF के बेनिफिट्स के बारे में बात किया। अब हम लोग थोड़ा इश्यूज के बारे में बात करते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं HUF के। तो सबसे पहला जो चैलेंज है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब भी आप क्रिएट करते हो तो उसमें कोई भी नया मेंबर जब भी जुड़ता है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो, चाहे बाय बर्थ हो चाहे शादी के टाइप में हो। तो जैसे ही बर्थ होता है कोई नए बच्चे का, तो उसका शेयर ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली ही को पार्टनर बन जाता है उस फैमिली का। अब इसमें क्या है कि अगर कोई लिमिटेड पर्सन्स हैं और नया फैमिली मेंबर्स जैसे ही ऐड होता है वो ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन गया, ऑटोमेटिकली वो लायबल हो गया वो सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि कभी भी डिसॉल्व करना हुआ तो सबसे बड़ा इशू है कि HUF को डिवॉल्व करने के लिए उन सारे ही को पार्टनर्स की मंजूरी होना जरूरी है, उनका सहमत होना जरूरी है, अदरवाइज वो HUF डिसॉल्व नहीं हो सकता। वो सारे जब तक एग्री नहीं होते तब तक वो क्लोज नहीं हो सकता। तो HUF को क्रिएट करना तो बड़ा ही इजी है, बट उसको क्लोज करना, उसको डिसॉल्व करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इस पे क्या होता है वो सारे पर्सन की एग्रीमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात करें, क्योंकि HUF में सारे ही को पार्टनर्स ओनर माने जाते हैं, उनकी हिस्सेदारी इक्वल होती है, तो कभी भी HUF को लोन लेना, बिजनेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे और भी इश्यूज हैं। जो मेन इश्यूज हैं यही कि इनको मार्केट में उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती, उनको लोन नहीं मिलते, और साथ ही साथ इनको क्लोज करना भी उतना इजी नहीं होता है। तो होप आज का ये वीडियो आपको HUF पे काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।